भारत के क्रिमिनल लॉज में ना एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज हम बात करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक ऐसे ही नियम के बारे में। एक ऐसा नियम जो अदालतों में सबूत पेश करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। तो सवाल सीधा सा है, क्या कोई कागज मतलब कोई रिपोर्ट अदालत में एक जीते जागते गवाह की जगह ले सकती है? क्या एक सरकारी एक्सपर्ट की रिपोर्ट उतनी ही मायने रखती है जितनी उसकी खुद की गवाही? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस नए कानून को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये जो पूरा बदलाव है ना, इसकी जड़ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 328। जी हां, यही वो सेक्शन है जो इस पूरी बहस की वजह है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या। देखिए, इस नए कानून का निचोड़ बहुत सीधा साधा है। अब कुछ खास सरकारी एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं, उन्हें सीधे सीधे सबूत माना जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनाई है, उसे शायद गवाही देने के लिए कोर्ट आने की जरूरत पड़े ही ना। तो ये जो धारा 318(1) है, ये असल में करती क्या है? ये कुछ खास सरकारी डिपार्टमेंट्स की रिपोर्ट्स को सीधे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देती है। और इसका मकसद भी बिल्कुल साफ है, कोर्ट की कार्रवाई में तेजी लाना और जो बेवजह की देरी होती है उसे खत्म करना। कानून में लिखे शब्द ही इस पूरे बदलाव की असली बुनियाद हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि रिपोर्ट को सबूत की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, भले ही ऐसे अधिकारी को गवाह के रूप में न बुलाया गया हो। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि ये जो पारंपरिक तरीका था ना गवाही का, उसकी जरूरत को ही कम कर देता है। ठीक है, तो सवाल उठता है कि ये नियम किन एक्सपर्ट्स पर लागू होता है? क्या किसी भी ऑफिसर की रिपोर्ट चल जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून में इसका जिक्र साफ तौर पर किया गया है। आइए देखते हैं। कानून में ना बिल्कुल साफ साफ 4 तरह के एक्सपर्ट्स बताए गए हैं। पहले मिंट यानी टकसाल और नोट प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी। दूसरे सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के अधिकारी, जिसमें स्टैंप कंट्रोलर भी आते हैं। तीसरे सरकारी या राज्य के वो परीक्षक जो दस्तावेजों की जांच करते हैं। और चौथे, जो शायद सबसे जरूरी हैं, वो हैं किसी भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट या फॉरेंसिक साइंस लैब के अधिकारी। इन सब की रिपोर्ट्स को बहुत टेक्निकल और फैक्ट बेस्ड माना जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि ये नियम बस यूं ही लागू हो जाएगा बिना किसी रोक टोक के। कानून बनाने वालों ने इसमें कुछ जरूरी चेक्स एंड बैलेंसेस, मतलब कुछ सुरक्षा उपाय भी डाले हैं। और असल में यही चीजें इस कानून को और भी दिलचस्प बनाती हैं, क्योंकि ये पक्का करती हैं कि कोर्ट की नजर बनी रहे। तो यहाँ एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो रिपोर्ट को सीधे सबूत मान लिया गया, लेकिन दूसरी तरफ धारा 322R कोर्ट को ये पावर देती है कि अगर जज को लगे, अगर उन्हें कोई भी शक हो, तो वो उस एक्सपर्ट को बुलाकर सवाल जवाब कर सकते हैं। मतलब आखिरी फैसला कोर्ट का ही होगा। अच्छा, अब मान लेते हैं कि कोर्ट ने एक्सपर्ट को बुला लिया, तो क्या उनसे कुछ भी पूछा जा सकता है? नहीं, कानून इस पर भी कुछ हद तक रोक लगाता है। और यहीं पर कहानी में एक और दिलचस्प पहलू जुड़ जाता है। एक्सपर्ट को बुलाने के बाद भी कुछ जानकारी को प्रोटेक्टेड यानी सुरक्षित रखा गया है। धारा 328(3) साफ कहता है कि एक्सपर्ट को 2 चीजों के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पहली, वो अपने अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स दिखाने के लिए बाध्य नहीं है जिनके आधार पर रिपोर्ट बनी है। और दूसरी, जांच के दौरान उन्होंने कौन से खास टेस्ट या तरीके अपनाए, उसका पूरा ब्यौरा देने के लिए भी उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसके पीछे की वजह भी साफ है। इसका मकसद है कि जो सेंसिटिव प्रोसीजर होते हैं, जैसे फॉरेंसिक जांच और जो सरकारी रिकॉर्ड्स की गोपनीयता होती है, वो बनी रहे। तो चलिए अब थोड़ा सा पीछे हटते हैं और इस कानूनी बदलाव की बड़ी तस्वीर को देखते हैं। आखिर इसका असली मकसद क्या है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। दरअसल ये पूरा कानून न्याय के 2 बहुत जरूरी सिद्धांतों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर ये जो धारा 328 है ना, ये एक तराजू की तरह है। इसके एक पल्ले पर है एफिशिएंसी, मतलब रफ्तार, मुकदमों को तेजी से निपटाना ताकि बेवजह की देरी ना हो। और दूसरे पल्ले पर है स्क्रूटनी, यानी बारीकी से जांच, ये पक्का करना कि जब भी जरूरत हो कोर्ट एक्सपर्ट को बुला सके और सच तक पहुंच सके। ये कानून इन्हीं दोनों के बीच एक रास्ता निकालने की कोशिश करता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, तेजी से न्याय दिलाने की इस कोशिश में रफ्तार और बारीकी से होने वाली जांच के बीच सही संतुलन क्या है? ये नया कानून इसी संतुलन को साधने की एक कोशिश तो है, पर वो सही बैलेंस क्या होगा, ये बहस तो अब शुरू हुई है।